नमस्कार, जल प्रणाम। बूंदों की न टूटे लड़ी के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं रेडियो जल मित्र शोभित और मैं रेडियो जल मित्र ऋचा। आकाशवाणी लखनऊ की हवा वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। तो आज हमारे जल योद्धा हैं आलोक सिंह, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। निदेशक हैं सर्वेभ्यो फाउंडेशन के, और जो जिस विषय पे हमारी आज इनसे बातचीत होगी वो है बहुमंजिला इमारतों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सर्वेक्षण पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम बूंदों की न टूटे लड़ी के आज के अंक में। नमस्ते शोभित जी, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से जल संरक्षण करता आप कैसे बन गए? जी, मेरे पिताजी की आगरा में नौकरी थी। जी। मेरा बचपन जो है आगरा में बीता, और आगरा में तालाब, झील या नदी के नाम पे यमुना जी हैं। जी। और 85-90 में भी, 1985-1990 में भी जी। यमुना की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जी। उसके बाद मैंने बेंगलोर से मास्टर्स किया अपना इंजीनियरिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। तो 97-99 के दौरान मैं वहाँ रहा। जी। और हमारे सबसे पास एक लेक थी, अल्तूल लेक। बेंगलोर को झीलों का शहर कहा जाता है, लेकिन वो अल्तूल लेक की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। सीवर का पानी इसमें आ रहा था, उसकी वजह से वहाँ पे व्हाइट फोम डेवलप हो गया था। जी। बाद में मैं नौकरी करने के लिए अमेरिका गया, और अमेरिका में जो मैंने लोगों का व्यवहार और सरकार का व्यवहार पानी, नदियों, झीलों के प्रति देखा, उसको देख के मुझे बिल्कुल मेरे लिए तो एक बहुत ही स्ट्रेस था, क्योंकि जैसा मैंने भारत में देखा उसके ठीक विपरीत वहाँ पे था। वहाँ पे बहुत ही एक बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया था। बनाया, और वो बहुत ही इफेक्टिव था और अपने आप में काम कर रहा था। आपको हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर एक बहुत ही अच्छी झील मिल जाती, और आप वहां बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। तो वो जब हमने वहां पे ये देखा, और अपने देश से सबको प्यार होता ही है, लगाव होता है, तो हमने तभी ठाना था कि जब हम वापस जाएंगे भारत तो जरूर जल संरक्षण पे काम करेंगे, वाटर कंजर्वेशन में काम करेंगे। और अभी हम लोग छोटा सा ही सही लेकिन अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं, और मेहनत से प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, लखनऊ में बहुमंजिली इमारतों से रूफ टॉप हार्वेस्टिंग अभियान तक आप कैसे पहुंचे, और अभी तक कितनी ऐसी इमारतों पर आप काम कर चुके हैं? और जब बात छतों की आती है सर, तो एक छत से लगभग कितना पानी संरक्षित हो जाता है? कृपया बताएं इस बारे में। लेकिन मैं खुद भी एक बहुमंजिला इमारत में रहता हूँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता हूँ। जी। और जिस तरह से पानी का दोहन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कोई पाइप्ड वाटर सप्लाई अभी तक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में नहीं पहुंची है। जी। वैसे तो मेरे ख्याल से पूरे लखनऊ में ही और पूरे यूपी में ही 40% कवरेज है। अभी 100% होने में बहुत साल लगेंगे, और पूरी डिपेंडेंसी ग्राउंड वाटर पे ही है। जी। जिस तरीके से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई वाटर मीटर तो है नहीं, हम मेजर कर नहीं रहे, मॉनिटर कर नहीं रहे, और गेस्ट हाउसेस चल रहे हैं। और पानी को अभी भी अनफॉर्चुनेटली एक फ्रीबी की तरह देखा जाता है, जिसको जैसे भी जिस तरीके से भी आप इस्तेमाल करना चाहें, वेस्ट करना चाहें, आप कर सकते हैं। तो ये देख के दुख तो होता ही था, अभी भी होता है। और एक और चीज है कि एक तो हम लोग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर ही रहे हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, बहुमंजिला इमारतों में। उसके साथ ही जो ओवरहेड टैंक्स हैं, जो टावर्स के ऊपर आपके ओवरहेड टैंक्स होते हैं, उसमें पानी भरने की भी जो प्रक्रिया है बहुत ही लचर है। मतलब आप ये समझिए कि 10 मंजिल या 15 मंजिल या 20 मंजिल होती है, नीचे बैठ के कोई मोटर ऑन करता है तो छत पे पानी भर जाता है। जब टंकी भर जाती है और ओवरफ्लो होकर छत पे गिरती है, फिर डाउन पाइप से नीचे आती है, तब पता चलता है कि भाई टंकी भर गई है, अब इसको हमें मोटर बंद करनी है। तो आप समझिए कि कितना पानी वेस्ट हो जाता है। तो तभी मैंने सोचा कि कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि देखें कि जो रिचार्ज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जो एक बिल्डिंग बाय लॉज में एक मैंडेटरी किया गया है इसको, कि आपको बनवाना ही बनवाना है। तो क्या वो बना हुआ है, ठीक से काम कर रहा है, और वो वाटर हम रिचार्ज कर रहे हैं, चलिए यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो अलग बात है, ठीक है। हम कम से कम उसको वापस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जब
जब मैंने खुद के यहाँ भी देखा तो देखा कि जो पिट्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स हैं, जी वो रिचार्ज पिट्स हैं, वो पूरी तरह से गंदे थे, मतलब समझिए चोक थे जी और उनका कोई मेंटेनेंस नहीं था। हम्म, तभी ये सोचा कि इस पे हमें काम करना है जी और अम, हमने फिर अलग अलग जगहों पे जाके लखनऊ में हम्म मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की सर्वे करने स्टार्ट की कि क्या वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना है तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर जी नहीं काम कर रहा है तो उसको फिर से एनेबल करने में कितना लेबर लगेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या हो सकता है, कम से कम ये जी सर्वे करें और जो जिम्मेदार हैं उसके लिए RWA हो चाहे विकास प्राधिकरण हो, उनके पास लेके जाएं, उनको बताएं जी और ठीक करवाएं। बिल्कुल तो इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट जो है बहुमंजिला इमारतों पे गया, लेकिन हम लोग इंडिविजुअल हाउसेस पे भी काम करते हैं, ओके ये वहाँ भी लोगों को प्रेरित करते हैं। जी बिल्कुल, ये जी आपका सर बड़ा सराहनीय कार्य है सर। सर आप एक ज़हन में एक सवाल आता है कि आपके अभियान का मॉडस ऑपरेंडी क्या है? क्या चुनौतियां सामने आती हैं? आम तौर पर अपार्टमेंट्स को रूफ टॉप हार्वेस्टिंग के योग्य बनाने में कितना खर्चा आ जाता है? क्योंकि लोग पैसे पे ज़्यादा सोचते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं आता, और रूफ टॉप हार्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एक चीज आपने पहले पूछी और मैं भूल गया था उसका जवाब देना। जी आपने पूछा था कि कितना हम लोग रेन वाटर वो जी प्रिजर्व कर सकते हैं जी या रिचार्ज कर सकते हैं। जी 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 तो उसका एक फॉर्मूला है। हमें इट डिपेंड्स ऑन द रूफ ऑफ एरिया कितना है आपका, मतलब जी 100,000 स्क्वायर फीट है, 2,000 स्क्वायर फीट है, हम्म, और रेनफॉल कितना हुआ। हम जैसे कहते हैं ना कि अरे बारिश 1,000 मिलीमीटर इस बार बारिश हुई, अच्छी हुई, 1800 हुई, जी तो वो है। तो हमें रूट ऑफ एरिया इंटू रेनफॉल हम्म, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और उसके बाद से एक रन ऑफ कोफिशिएंट होता है, मतलब पूरा पानी तो हम वो नहीं कर पाएंगे, छत पे आया तो थोड़ा बहुत इधर उधर चला ही जाएगा, जी तो वो मिला। तो अब ये समझिए कि अगर 100 स्क्वायर मीटर की वर्ग मीटर की रूट ऑफ एरिया है जी तो हम 80,000 लीटर पानी रिचार्ज कर सकते हैं अगर हमारा अच्छा 1000 मिलीमीटर रेनफॉल हो। वाह मतलब बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मैं जी एक उसकी रूफ टॉप की बात कर रहा हूँ, जी अगर जी कंबाइंड होगा तो बहुत होगा। बिल्कुल आपने चैलेंजेस के बारे में पूछा था, ये हमारा मॉडस ऑपरेंडी क्या है। देखिए चैलेंजेस तो सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों का एटीट्यूड। जी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में बिल्कुल सही बात जी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट से आप जाएंगे तो अगर थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा पैसा मेंटेनेंस का जमा हो गया तो कोशिश ये होगी कि कहीं पे टावर की एंट्रेंस को और सजा दिया जाए। जी आप समझ रहे हैं, जी जी, जी जी, जी टाइल्स पेंसिल टाइल्स लगवा दी जाए, कहीं एक्स्ट्रा लाइटिंग लगवा दी जाए, जी ये फॉल सीलिंग करवा दी जाए। जी ये ठीक है, आप ये सब करवाइए, लेकिन अगर आप 1 रुपया खर्च कर रहे हैं इन सब चीजों में तो 10 पैसा 5 पैसा तो आप इन पानी की ओर भी जाइए। बिल्कुल बिल्कुल देखिए जी तो सबसे बड़ा तो एटीट्यूड है। एटीट्यूड चेंज करना। अभी भी पानी को इस तरह से नहीं समझा जा रहा है। बेंगलोर की हालत, चेन्नई की हालत है, और भी जगहों की हालत देख के भी लोग नहीं समझ रहे हैं। जी जी ये एक बहुत ही दुख की बात है। जी तो अभी हमारा जो मॉडल ऑपरेंडी है, हम मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे हमें सर्वे करना है, फिर जी। हम लोग प्रॉपर परमिशन लेते हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण से। जी जी हाँ, क्योंकि उससे क्या है कि हमें एक वो मिल जाती है, अथॉरिटी मिल जाती है। सर, एक लगभग कुछ एक खर्चे की बात बताएं कि कितना खर्चा आ जाता होगा, क्योंकि लोगों के जहन में होता है ये सवाल कि भाई पैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं लग जाते। एक मिनिमम अमाउंट बताएं कि इतने में से स्टार्ट हो सकता है या इतने में से आप खर्चा करने से ये आप अपना करवा सकते हैं अपने घर में। जी जी जी, अगर मैं उसकी बात करूँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करूँ, तो क्या है कि इट डिपेंड्स, क्योंकि कुछ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 10 टावर होते हैं, किसी में 5, किसी में 4। जी जी तो मोटा मोटा ये मानिए कि आपकी मान लीजिए 4 आपके टावर्स हैं जी। और आपने 4 आपने रिचार्ज पिट्स बनवाए हैं, जी ओके, विथ बोरवेल। जी तो आपका मोटा मोटा 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा है। वो वन जी। टाइम है, वो तो शुरू में जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब पता नहीं चलता, उसी जी। समय हो जाएगा। जी ओके मतलब और उसके बाद से रेगुलर मेंटेनेंस है, जी जो कि नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, चाहे सरकारी स्कूलों के शौचालय हो, चाहे जी, रेन वाटर जी। हार्वेस्टिंग सिस्टम हो, बनवा तो दिए जाते हैं,
जी सर। उनकी मेंटेनेंस का कोई प्रोविजन हाँ, नहीं मेन रहता है। चीज़ तो है ये कि तो हमें वन टाइम इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है और बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं, अगर 4 टावर हैं तो और बस में बहुत सारे अपार्टमेंट्स होंगे, सब लोग मिल-जुल के अगर इसमें बिल्कुल सहयोग करें तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जी। पैसा नहीं लगता और नहीं। मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। तो ये सही है कि हमें पूरा योगदान करना है और अवेयर रहना है और ये बड़ा अच्छा आप कार्य कर रहे हैं कि लखनऊ की कई इमारतों में आप जाके उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, खुद के यहाँ भी आपने प्रयास किया और लोगों से जन जागरूकता के लिए आप बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो बहुत सराहनीय कार्य है सर। और उम्मीद है और पूरा यकीन है कि धीरे धीरे करके सभी बहुमंजिला इमारतों में और जो सबके पास जिसके अपने अपने घर हैं वहाँ भी लोग ये रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का काम ज़रूर से ज़रूर करवाएं, जिससे कि पानी को हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। बचा सकें। और कहते हैं ना कि जल है तो कल है, कल है। जीवन जीना है तो जाहिर सी बात है पानी और हवा दोनों की बहुत दोनों ही ज़रूरत है। बचाने होंगे। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़कर आपके विचार हम तक साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर जी। श्रोताओं, अभी हमारे साथ जुड़कर हमसे अपने अनुभव साझा कर रहे थे आलोक सिंह जी, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश निदेशक सर्वेभ्य फाउंडेशन से हमारे साथ जुड़े बहुमंजिली इमारतों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सर्वेक्षण के जरिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इसे आप हमारी मेल आईडी पे बता सकते हैं। हमारी मेल आईडी है bkntl100@gmail.com और इस मेल आईडी पे प्राप्त कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जो म्यूजिकल ब्रेक के उस पर आपसे हम साझा करेंगे। फिलहाल आज की बूंदों की ना टूटे लड़ी के अंक से मैं रेडियो जल मित्र शोभित और मैं रेडियो जल मित्र ऋचा लेते हैं आपसे विदा। जल प्रणाम। जल प्रणाम।